Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो बेसिक्स पार्ट हम कवर कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वर्ड कहां पे सुने थे? डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर सुने थे. जब मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, एक बॉक्स में 5 ब्लू 5 ब्लैक है, दूसरे बॉक्स में 5 ब्लू और 5 ब्लैक है, तो अगर आप एक बॉल बिना देखे दूसरे बॉल में ट्रांसफर करते हो और उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ब्लू या ब्लैक बॉल्स का, तो आप क्या बोलोगे? सर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पहला बॉल जो हम बैग 1 से निकाले थे वो कौन सा बॉल था. ठीक है, तो वहां पे क्या है? कंडीशन आ गया, वहां पे डिपेंडेंसी आ गया. ठीक है, तो वहां पे आपको बता दिया था कि कंडीशनल जहां पे डिपेंडेंसी होता है वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है. तो अगर मैं बोलूं कि ए और बी दो इवेंट्स है, ठीक है, ए और बी अगर दो इवेंट्स है, तो अगर मैं यहां पे आइडेंटिफाई करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A after B has occurred is what is given as this. ठीक है, ये ऐसे डिनोट किया जाता है. मतलब कि अगर A और B दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर B हैज ऑकर्ड, मतलब कि B हो चुका है उसके बाद A की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो गिवन होता है हमारा PA/B. ठीक है, दैट इज दिस इज व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज लाइक डोनेटेड. ठीक है, तो ऐसे डिनोट किया जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को. अगर मैं अब बोलूं वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B आफ्टर A हैज ऑकर्ड, तो उसको कैसे करेंगे डिनोट? PB/. ठीक है, ये डिनोशन का चीज हो गया. अब अगर मैं इसका फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि PA/B इज गिवन एज PA/B अपॉन PB. ठीक है, ये देखो जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही है और ऊपर A/B है. वैसे ही अगर मैं लिखूं यहां पे कि PB/A इज गिवन एज PA/B अपॉन PA दिस, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. इंटरसेक्शन मतलब कि क्या? कॉमन पार्ट, जो चीज है सेम है वो चीज हमें पता है, अब बस हमें डिवाइड करना है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अगर अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं इफ A and B are mutually exclusive or disjoint, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर सिंपल सी बात है सर, A/B हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स में PA/B इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट. तो यहां पे आपका अगर B हो जाता है तो A होगा ही नहीं, इसलिए यहां पे अगर PA/B आपका 0 हो जा रहा है तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली 0. ठीक है, तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाता है 0. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? डेफिनेटली कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? इफ A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा भाई? तब फिर हमारा PA/B जो होता है वो क्या होगा? PA
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो उस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवेंट बी हैज ऑकर्ड विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे अब ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। करेक्ट? तो ये किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो गया। तो अब देखने वाली बात ये है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली क्या है कि अगर बी हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज ऑकर्ड, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मेरे को निकालना है तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही इक्वल होगा। अगर मैं जैसे एक डाइस फेंकता हूं, डाइस में 6 आता है और कॉइन उछालता हूं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कॉइन में हेड आने का अगर डाइस में 6 आ चुका है? तो अगर डाइस में 6 आ चुका है तो कॉइन में हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो आप बोलेंगे सर दोनों इंडिपेंडेंट चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, तो कॉइन में डाइस में चाहे कोई भी नंबर हो, कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 ही होगा। तो वैसे ही यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A after B has occurred will be equal to probability of A only। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखूं probability of B after A has occurred will be given as probability of B only। तो ये फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिखा हमें किससे? ये वाले पार्ट से। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बेसिक्स में ये वाला पार्ट अच्छे से कवर करवा दिया था। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के ऊपर और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स four white and 3 red। ठीक है, ये इन सक्सेशन 2 balls are randomly selected and removed from the box। 2 बॉल को रिमूव कर देना है। चलो रिमूव कर देते हैं। पहला बॉल को रिमूव किए और फिर दूसरा बॉल को भी रिमूव कर दिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं गिवन दैट द फर्स्ट बॉल रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट। तो जो फर्स्ट बॉल था ना ये व्हाइट था। अगर पहला बॉल व्हाइट था तो प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। ठीक है, तो देखो जैसे ही अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थ्योरी पढ़े तो उसमें हमने क्या बोला कि अगर ए और बी 2 इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए आफ्टर बी हैज ऑकर्ड। तो आफ्टर बी हैज ऑकर्ड तो उस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो गिवन दैट द फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज व्हाइट, तो बी क्या हो गया? फर्स्ट रिमूव्ड बॉल व्हाइट रिमूव हो गया है, सेकेंड रिमूव्ड बॉल इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है हमसे। ठीक है, तो अगर पहला व्हाइट है तो सेकंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो यहां पे जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के आए तो डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे, नहीं। पर मैंने आपको क्या बोला कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए प्रोबेबिलिटी के, वो इसलिए करवाए ताकि आप फील ले पाए पूरा प्रोबेबिलिटी का और हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से और एकदम मिनिमम लॉजिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बजाय अगर आप ये सोचें कि देखो भाई पहला बॉल व्हाइट ड्रॉ हुआ, अगर जैसे ही व्हाइट ड्रॉ हो गया, पहला बॉल अगर बोल दिया गया कि व्हाइट है तो बचे कितने भाई? बचे 3 व्हाइट बचे। सेकेंड बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? सेकेंड बॉल रेड ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में 3/6 है, दैट इज इक्वल टू 1/2। बस सॉल्व क्वेश्चन। तो यहां पे आंसर कितना आ गया? 1/2। पर यहां पे लोग क्या करते पता है, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे तो जब ये क्वेश्चन को देखोगे ना अलग से तो आप सोचोगे कि इसमें ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूंगा और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला होगा कि इसमें ए को इवेंट चूज करना, बी को चूज करना। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा अपना बेसिक लॉजिक लगा के सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, पहला बॉल व्हाइट है तो बचेगी तो 3 व्हाइट 3 रेड, सिंपल। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमेशा मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लास्ट में जाएंगे हम फॉर्मूला की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स टॉस किया गया है। ठीक है, इन सक्सेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस 3 टाइम्स टॉस किया गया है। इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड, फर्स्ट टॉस जो है ना वो हेड है। तो अगर फर्स्ट टॉस, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे इवेंट बी जो है, क्योंकि बी पहले हो चुका है, फर्स्ट टॉस इज हेड, फर्स्ट टॉस इज हेड, ये है इवेंट बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का
first toss is head. Then the probability of getting exactly 2 heads in 3 tosses is, मतलब कि A क्या हो गया आपका, getting 2 heads, exactly 2 heads in 3 tosses. मतलब कि अगर पहला 3 बार टॉस कर रहे हो, 3 बार टॉस करने से अगर पहला हेड आ चुका है तो जब तो 3 टॉस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें एग्जैक्टली 2 टॉस का क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे और ये हो जाएगा A/B। अगर मैं निकालता हूं यहां पे तो ये क्या हो रहा है, इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, ये अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकाला हूं, मतलब कि यहां पे अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड टेल, 3 टॉस कर रहा था, पहला हेड है ही और दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आ गया, या तो फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड, और कोई पॉसिबिलिटी जी नहीं। क्यों? क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि हमको फिक्स क्या करना है, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B, मतलब कि B में फर्स्ट टॉस इज हेड, तो फर्स्ट टॉस हेड है ही, बाकी क्या हो सकता है, सेकेंड टॉस में हेड हो सकता है और थर्ड में टेल, सेकेंड टॉस में टेल, थर्ड में हेड, तो ओवरऑल कितना हुआ दोनों में, 2 हेड यही चाहिए था हमें, और डिवाइडेड बाय PB, ये नहीं भूलेंगे हम। तो डिवाइडेड बाय PB मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फर्स्ट टॉस। ये अब क्वेश्चन आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर बनते हुए दिख रहा है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां से, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये हो जाएगा 1/2 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, मतलब कि पहले में हेड, फिर दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दोनों का 1/2, और या तो फिर ये वाला केस या तो वो वाला केस में हेड 1/2, टेल 1/2 एंड हेड 1/2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज व्हाट 1/2 व्हिच गिव्स मी आंसर 1/2। ये आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसको सॉल्व करने से अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते तो आपका आंसर कितना आता, 1/4 आता, या तो आप क्या करते 1/8 कर देते। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 डायरेक्टली क्या कंसिडर करते, हेड टेल कंसिडर करते, तो आपका 1/8 आंसर हो जाता, या तो फिर 1/4 आ जाता। तो वो सब मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, पर ये आपका आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की और, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, देखो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। ठीक है, सम ऑफ 7 की बात करी जा रही है यहाँ पे, सम ऑफ 7 where it is known that the digit in the first die is greater than that of the second। मतलब कि पहले से ही पता है हमें कि फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड। यहाँ पे बी क्या है पता है, बी है यहाँ पे फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, क्योंकि ये पहले हो चुका है, ठीक है, ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकेंड। ठीक है, ये हुआ। और ए क्या है मेरा, ए है सम ऑफ 7, सम ऑफ 7। तो देखो मतलब कि हमारा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, P A by B which will be P A intersection B upon PB। ठीक है, ये अब फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकेंड। देखो टोटल केसेस कितना होता है, सैंपल स्पेस 2 डाइस जब भी थ्रोन होते हैं, जब 2 डाइस थ्रोन होंगे या फिर एक डाइस ट्वाइस थ्रो होगा तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 6 to the power 2 दैट इज 36। सैंपल स्पेस वो 36। अब ना इसमें क्या होता है, इस 36 में 6 जो रहते हैं, 6 जो केसेस रहते हैं वो क्या होते हैं, 6 केसेस इक्वल होते हैं। ठीक है, 6 इक्वल, और 15 जो रहते हैं उसमें क्या होता है कि 15 केसेस में फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकेंड। 15 केसेस फर्स्ट
ग्रेटर देन द सेकेंड, और 15 केसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ठीक है, तो ये केसेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, 6 केसेस जो होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 केसेस इक्वल वाले, 15 केसेस जिसमें फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन सेकंड, 15 केसेस जिसमें सेकंड डाइस ग्रेटर देन फर्स्ट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर ये 15 है तो पीबी कितना आ गया मेरा यहां पे, पीबी आ गया 15/36। ये नेक्स्ट थिंग, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सम ऑफ 7, सम ऑफ 7 में आपको क्या पता था कि सम ऑफ 7 का एलिमेंट्स कितना होता है, टोटल होता है 6, करेक्ट है, सम ऑफ 7 के लिए 6 होता है। अब क्या क्या पॉसिबल है केसेस है 7 आने के लिए, 7 आने के लिए हो सकता है आपका 1 6 6 1, ठीक है, 2 5 5 2 3 4 एंड 4 3, ये केसेस पॉसिबल है। इतने केसेस, ये 6 केसेस पॉसिबल थे। अब इसमें से ये केसेस जो है, फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द सेकंड, फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द सेकंड, फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द सेकंड, करेक्ट है ये। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की सम 7 आना चाहिए और फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन सेकंड भी होना चाहिए, तभी इंटरसेक्शन होगा ना। मतलब दोनों केसेस का जब लेंगे तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा पता है, 3/36, कि इन 3 केसेस में ही, 36 केसेस में से इन 3 केसेस में ही सिर्फ क्या हो रहा था कि फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन 7 भी हो रहा था, और क्या कि टोटल फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन द सेकंड भी हो रहा था, और टोटल 7 भी आ रहा था। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आता है 1/5। ठीक है, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, नोट करेंगे अपने कॉपी में, और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो। एन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर्स 1 and 2, 2 पेपर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3, मतलब कि पेपर 1 में फेल होने का प्रोबेबिलिटी, F1 लिखता हूं 0.3। वैसे ही एंड दैट इन द पेपर 2 इज 0.2। ठीक है, गिवन दैट स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 1, फेल हो चुका है पेपर 2 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.6। मतलब कि अगर पेपर 2 में फेल हो चुका है ये पता है, तो फिर पेपर 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। मतलब कि क्या, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको डायरेक्टली गिवन है, F1/F2 इज इक्वल टू 0.6। The probability of student failing in both the papers is, failing in both the papers is means what, F1 intersection F2, बस ये निकालना था। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा F1/F2 into probability of F2, क्योंकि आपको ये चीज पता है, F2/F1 दिया होगा तो क्या करता, F2/F1 into F1 करता, राइट। तो ये क्या होगा, देखो ये वाला चीज यहां था, डिनोमिनेटर में था, इसको मैं इधर ले गया हूं, तो बस अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.6 into 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.12, विच इज ऑप्शन नंबर हाउ मच, C। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। तो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की और। चलिए, तो ये हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं, सपोज वी हैव 2 बैग्स, बैग 1 कंटेन 2 रेड एंड 5 ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया 2 रेड एंड 5 ग्रीन, करेक्ट। मार्बल्स हैं इसमें। और बैग 2 में क्या है, बैग 1 एंड बैग 2, करेक्ट। ये हो गया बैग 2 कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ग्रीन, ठीक है, 6 ग्रीन। अब पर्सन टॉसेस अ कॉइन टॉस कर रहा है वो। 2 बैग है, दोनों के बैग के अंदर क्या क्या मार्बल्स है वो हमें पता चल चुका है। अब हमें बोला जा रहा है कि अगर पर्सन कॉइन टॉस कर रहा है और इफ इट इज हेड, अगर कॉइन टॉस करने से हेड आता है, ही गोज टू बैग 1 अदरवाइज बैग 2। मतलब कि अगर कॉइन में हेड आएगा ना
तभी बैग 1 में जाएगा, और अगर टेल्स आता है तो ये बैग 2 में जाएगा। एंड ड्रॉज अ मार्बल। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड? रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो यहां पे पूरा लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है कि पहले मैं कॉइन टॉस करूंगा, देखूंगा हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। अगर हेड आया तो बैग 1 में जाऊंगा, एक बॉल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अगर टेल आ रहा है तो बैग 2 में जाऊंगा, एक बॉल ड्रॉ करूंगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर ये प्रोसीजर कर रहा हूं मैं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? तो ये सिंपल सा केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो सकता है कि पहला केस हो सकता है, पहला केस क्या हो सकता है कि वो बैग 1 में जाए, पहला केस हो सकता है कि वो बैग 1 में जाए और रेड बॉल लेके आए, बैग 1 में लेके आए जाए, बैग 1 में जाए एंड रेड बॉल लेके आए। फर्स्ट केस इज व्हाट, बैग 1 में जाए एंड रेड बॉल लेके जाए, या तो फिर और वो बैग 2 में जाए एंड रेड बॉल लेके आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज व्हाट कि वो बैग 1 में जाए एंड रेड बॉल लेके आए, या तो फिर वो बैग 2 में जाए और रेड बॉल लेके आए। तो दोनों केसेस को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो पहले तो बैग 1 को चूज करना पड़ेगा, तो बैग 1 को चूज करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1/2। क्यों? क्योंकि हेड्स, कॉइन को टॉस करने के लिए हेड आना पड़ेगा, हेड की पॉसिबिलिटी 1/2। एंड क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉइन में हेड्स आना या टेल्स आना ये इस बात से इंडिपेंडेंट है, इस बात से इंडिपेंडेंट है कि हम कौन सा बैग चूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कॉइन तो कुछ भी आ सकता है वैसे ही, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, करेक्ट। अब मुझे बताओ रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी बैग 1 से कितनी है 2/7 ये, और फिर अगर बैग 2 में पॉसिबिलिटी टेल्स आने की फिर से 1/2 और रेड आने की दैट इज व्हाट 2/9 8 ये, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 को कॉमन ले रहा हूं यहां से तो मुझे क्या दिख रहा है 2/7 प्लस 2/8 इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1/2 56 16 प्लस 14, ठीक है। ये कितना हो गया ये 30 एंड दिस 15/56, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। तो ये पॉसिबिलिटी था, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपको यही चीज जो है ना, ये चीज अभी हम इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो निकालने का तरीका मैं किया ना, ये प्रोसेस इतना यही होने वाला है, क्या टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या, रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी में मैं पूरा केसेस कंसीडर किया एक साथ। पहला केस क्या कि वो बैग 1 रेड बॉल आने का, अगर मैं यहां पे ड्रॉ भी करूं, ये देखो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेड बॉल आने का पॉसिबिलिटी कि या तो वो बैग 1 से हो या तो 1/2 1/2 1/2 किस लिए, बैग 1 के लिए, और फिर ये बैग 1 और ये बैग 2। अब उसके बाद इसमें से कितना पॉसिबिलिटी है, इसका पॉसिबिलिटी है 2/7 और इसका पॉसिबिलिटी है 2/8, और फिर ये ओवरऑल जो रेड बॉल की पॉसिबिलिटी कितनी आई पता है, ये पूरा ऐसे, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी पूरा निकालने का। तो ये पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट इज डन, ऑप्शन डी आया। सेकेंड पार्ट के ऊपर जाता हूं मैं, सेकेंड पार्ट के ऊपर बात करता हूं। गिवन दैट द मार्बल ड्रॉन इज रेड, ठीक है। अगर सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड, अगर मुझे पता चल चुका है कि मार्बल जो ड्रॉन हुआ है ना, देखो हेड्स और टेल्स वही प्रोसीजर हो रहा है कि पहले हेड्स आया तो बैग 1 में जाऊंगा, टेल्स आया तो बैग 2 में जाऊंगा, और फिर अगर मुझे पता चला कि जो मैं बॉल निकाला हूं वो रेड आया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ इट कम्स फ्रॉम बैग 1। अब ये केस किसका हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया, कि मतलब कि आपका बी केस इवेंट क्या हो, इवेंट जो बी हुआ वो क्या हुआ, रेड बॉल होने का, रेड बॉल होने का। और फिर ए इवेंट क्या हुआ पता है कि वो बैग 1 से आया था, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1।
या फिर लिखता हूं मैं सिंपल बैग 1, बैग 1 से बॉल आने का। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को A बाय B, दिस विल बी P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, दैट इज व्हाट, रेड बॉल। PB क्या है, रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी, जो कि हम अभी निकाले हैं। किसके इक्वल आया था वो इक्वल आया था 15/56 के। देखो, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि वो जो रेड बॉल आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है आपका, किससे आ रहा है ये रेड बॉल, फ्रॉम बैग 1। मतलब कि क्या, पहले जो होना चाहिए, पहले बैग 1 को चूज करूंगा मैं, यहां पे लिखता हूं बैग 1 को चूज करूंगा पहले मैं। ठीक है, बैग 1 को चूज करने के लिए हेड से आना पड़ेगा। उसके बाद कितना था बैग 1 में, कितने बॉल थे, 2 5, दैट इज 2/7। दिस गोस, इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 8/15, दैट इज आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 एंड इंटरसेक्शन विथ रेड बॉल। तो ये तो हम निकाले थे, B1 इंटरसेक्शन R और B2 इंटरसेक्शन R क्या होता है, 1/2 इंटू 2/7, और दूसरा क्या था 1/2 इंटू 2/8। ठीक है, तो वो केसेस थे, तो उसी को मैंने किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका केसेस, इसको सॉल्व किया तो 8/15 आ गया, दैट इज ऑप्शन सी। तो अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कंसिडर अ कंपनी दैट असेंबल्स कंप्यूटर। ठीक है, असेंबल करती है कंपनी कंप्यूटर को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्टी असेंबली ऑफ एनी कंप्यूटर इज P। ठीक है, मतलब कि अगर कंप्यूटर को असेंबल कर रहे हैं तो गलत तरीके से असेंबल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P है। ठीक है, फॉल्टी असेंबली, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी का क्या है, P है। इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये P। अब अगर फॉल्टी असेंबली का प्रोबेबिलिटी P है, तो अब मैं बताओ कि कंप्यूटर को सही तरीके से असेंबल करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर कि नॉट फॉल्टी का मैं बात करूं, नॉट फॉल्टी असेंबली का बात करूं तो कितना होगा, 1 - P, करेक्ट। क्योंकि अगर P है फॉल्टी असेंबल करने का, और अगर P है फॉल्टी असेंबल करने का, तो नॉट फॉल्टी असेंबल करने का क्या होगा, 1 - P होगा। नेक्स्ट थिंग, द कंपनी देयरफॉर सब्जेक्ट्स ईच कंप्यूटर टू अ टेस्टिंग प्रोसेस। अब जैसे ही असेंबल किया तो डेफिनेटली टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है। दिस टेस्टिंग प्रोसेस गिव्स द करेक्ट रिजल्ट फॉर एनी कंप्यूटर विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। अब उस टेस्टिंग प्रोसेस का भी रिजल्ट जो है वो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, Q है। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट क्या है, Q है। और वैसे ही अगर नॉट करेक्ट का क्या होगा, -Q, 1 - Q होगा। नॉट करेक्ट का मैंने क्या लिखा, 1 - Q। ये What is the probability of computer being declared faulty? मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कंप्यूटर जो असेंबल हुआ है उसके बाद टेस्टिंग हुआ है उसको हम फॉल्टी डिक्लेयर कर दें। तो देखो, इसको आराम से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखो, ये क्या है, एक कंप्यूटर है मेरा, यहां पे एक कंप्यूटर, यहां से स्टार्ट करता हूं। कंप्यूटर, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 केसेस पॉसिबल है इसमें। क्या 2 केसेस है कि जब पहले कंप्यूटर को असेंबल कर रहा हूं, कंप्यूटर असेंबल, ठीक है, ये तो 2 केसेस क्या पॉसिबल होंगे कि या तो वो असेंबलिंग जो है वो फॉल्टी हो, या तो वो नॉट फॉल्टी हो। ठीक है, असेंबली या तो मैं सही तरीके से करूं या तो नहीं करूं, ये 2 केसेस पॉसिबल है। इनको होने का पॉसिबिलिटी क्या क्या दिया हुआ है, P, और नॉट फॉल्टी का पॉसिबिलिटी है 1 - P। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज भी लिखते जा रहा हूं मैं। अब कंप्यूटर असेंबल हुआ, फॉल्टी नॉट फॉल्टी। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेस्टिंग प्रोसेस में डाल रहा हूं। अब ये हो गया टेस्टिंग, ठीक है, ये हो गया टेस्टिंग। यहां पे भी सारे केसेस को लिख रहे हैं। अब अगर टेस्टिंग होगा तो अब क्या क्या केसेस पॉसिबल है, 2 केसेस फिर से पॉसिबल है। कैसे 2 केसेस पॉसिबल है, देखो कि
अगर आपका कंप्यूटर फॉल्टी असेंबल हुआ है और टेस्टिंग आपका क्या है, करेक्ट है, अगर टेस्टिंग आपका करेक्ट है तो उसे क्या बोला जाएगा, फॉल्टी बोला जाएगा। आखिर में कंप्यूटर को फॉल्टी डिक्लेयर किया जाएगा। करेक्ट है, मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर फॉल्टी असेंबल किया गया है और टेस्टिंग किया गया और टेस्टिंग भी करेक्ट किया गया तो कंप्यूटर जो है फॉल्टी को फॉल्टी बोलेगा। और अगर इनकरेक्ट हुआ, इनकरेक्ट टेस्टिंग हुआ तो इसको क्या बोलेगा, नॉट फॉल्टी कंप्यूटर। ठीक है, इसको बोलेगा नॉट फॉल्टी। वैसे ही अगर यहां पे नॉट फॉल्टी कंप्यूटर है, उसको करेक्ट टेस्टिंग किया गया तो उसको क्या बोलेगा, नॉट फॉल्टी। और अगर इनकरेक्ट टेस्टिंग किया गया तो उसको क्या बोलेगा, फॉल्टी। ठीक है, मतलब सही असेंबल्ड कंप्यूटर को भी हम क्या बोल देगा वो, कि वो फॉल्ट है। अब अगर मैं यहां पे देखो, मैं बोला फॉल्टी का प्रोबेबिलिटी पी था, इसका नॉट फॉल्टी का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी था, करेक्ट का प्रोबेबिलिटी आपको क्यू गिवन है और इनकरेक्ट का प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1 माइनस क्यू। वैसे इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, क्यू 1 माइनस क्यू। और अगर मुझसे पूछा जा रहा है, अब मैं पूरा लिख दूं यहां पे, फॉल्टी अगर इवेंचुअली फॉल्टी डिक्लेयर होने का प्रोबेबिलिटी कितना आया, पी क्यू आ गया। ये देखो P इंटू क्यू। अब यहां पे अगर इसका नॉट फॉल्टी होने का प्रोबेबिलिटी P इंटू 1 माइनस क्यू। ठीक है, नॉट फॉल्टी होने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P इंटू क्यू। ठीक है, ये और इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस P 1 माइनस क्यू। ये ठीक है, ये पूरा केस हो गया। अब अगर मुझसे बोला जाए कि ओवरऑल फॉल्टी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, या तो ये केस पॉसिबल होगा या तो ये केस पॉसिबल होगा। और जैसे ही या वाला केस आया तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, प्लस करने वाला हूं इन दोनों केसेस को। तो इवेंचुअली अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, क्योंकि फॉल्टी का कंडीशन कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी, मतलब कि कंप्यूटर फॉल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, पी क्यू प्लस 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसमें सारे केसेस को हमने कंसिडर किया और ये क्या है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल है। इसके बाद हम पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बेयस थ्योरम को डिस्कस करेंगे, पर यहीं पे हम थोड़ा सा आइडिया ले लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का। राइट, तो यहाँ पे ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमारा कंप्लीट होता है, पूरे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।